Hello everyone, how are you? I hope you all guys are good. I am your friend, your teacher Sheetal ma'am. Today we will discuss the next topic of atomic structure unit. इससे पहले हमने डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस डिस्कस कर ली है. उसके बाद में हम एक बार तो कलेक्ट कर लेते हैं साइंटिस्ट के नाम को जिन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की हैं. सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी. प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने, आइसोटॉप्स की डिस्कवरी सोडी ने. आइसोटॉप्स याद है? आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि कार्बन होता है. कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन मास इसका 12 भी एग्जिस्ट करता है, 13 भी करता है, 14 भी करता है. नेक्स्ट है आइसोबार्स डिस्कवर्ड बाय एस्टर. आइसोबार्स क्या होते हैं? विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. एग्जाम्पल है आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम. इन सब का मास जो है वो 40 भी एग्जिस्ट करता है. तो सेम एटॉमिक मास की वजह से क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं. और एक चीज़ कोरिलेट करने के लिए कि जैसे आइसोटोप और आइसोबार में कन्फ्यूज़न होता है कई बारी, आइसोटोप्स में मास सेम होता है या आइसोबार के अंदर होता है. तो यहाँ देखो थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करते हैं बार के लिए. बार जो है वो थोड़ा सा भार जैसा साउंड कर रहा है, तो भार क्या होता है? वेट होता है. तो जहाँ पर वेट सेम होता हो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स. ठीक है. नेक्स्ट है कैथोड रेज. अब जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी में, तो कैथोड रे डिस्कवर तो की थी विलियम क्रुक ने. साथ ही इसने अपनी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी जिसको बोलते हैं CRD. अपनी CRD बनाई थी, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, जो इन साइंटिस्ट ने यूज़ की थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए. नेक्स्ट है न्यूक्लियस की डिस्कवरी. एज यू नो, रदरफोर्ड ने. एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी किसने की थी? मोज़ले ने की थी. नॉमेनक्लेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय द जे थॉमसन बट द नॉमेनक्लेचर, जो नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन, वो किसने दिया था? G.J. स्टोने ने. उसके बाद है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड आउट किया था R.A. मिलिकन ने. इसका बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट भी है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे. स्पेसिफिक चार्ज या फिर इसी को बोलते हैं E/m रेशो. ये डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने. और E/m रेशो की वैल्यू क्या होती है? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर किलोग्राम. ठीक है. नेक्स्ट है आइसोटोन्स. आइसो न्यूट्रॉनिक या न्यूट्रॉन्स, आइसोटोन्स लिखा हो सकता है. तो आइसोटोन्स या आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? द स्पीशीज, वो सारे के सारे स्पीशीज जिसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता हो, विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटोन्स. आइसो न्यूट्रॉनिक वो सारे के सारे होंगे. जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन 15 है, ऑक्सीजन 16 है और कार्बन है हमारे पास 14. तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन का नंबर है कैलकुलेट कर लेते हैं. नाइट्रोजन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7. तो इट मीन्स प्रोटॉन भी कितने होंगे इसके अंदर? 7 होंगे. तो 15 माइनस 7 कितना हो जाएगी वैल्यू? 8. यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8. प्रोटॉन का नंबर भी 8 होगा. तो मास में से अगर हम प्रोटॉन का नंबर माइनस करेंगे तो यहाँ भी न्यूट्रॉन का नंबर कितना है? 8. यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6. ठीक है. 14 माइनस 6 क्या आ जाएगी वैल्यू? 8. न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा. ठीक है. तो उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स या आइसो न्यूट्रॉनिक हो या आइसोटोनिक स्पीशीज होती हैं विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नेक्स्ट है आइसोडायफर्स. आइसोडायफर्स क्या होते हैं? विच हैव N-P रेशो सेम, जिसके अंदर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की जो वैल्यू आती है वो सेम होती है जिन स्पीशीज़ के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? आइसोडायफर्स कहेंगे. तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास सोडियम है. सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और इसके पास एटॉमिक नंबर होता है 11. ठीक है. यहाँ से हमारे पास प्रोटॉन का नंबर तो कितना आ गया? 11. और न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा? 23 माइनस 11 कितने आ जाएगी वैल्यू? 12 आ जाएगी. ठीक है. तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1. तो ऐसी स्पीशीज़ और भी जो स्पीशीज़ जिनका N-P जो वैल्यू आएगी वो 1 होगी, वो सेम टर्म के अंदर रखी जाएंगी. क्या कहेंगे उसको? आइसोडायफर्स. आइसोडायफर्स क्या होते हैं? विच हैव सेम N-P वैल्यू. ठीक है. न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन वैल्यूज. नेक्स्ट है आइसोस्टर्स. आइसोस्टर्स क्या होते हैं? जिसमें एटम्स का नंबर भी सेम हो
और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम हो, ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑल्सो। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख लेते हैं एक बार पहले क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता हो, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो और सेम नंबर ऑफ एटम्स हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं N2CO, ठीक है, नाइट्रोजन एटम्स का नंबर, इसमें भी 2 एटम प्रेजेंट है, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एटम 2 है। कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 14, ऑक्सीजन का 8 होता है, कार्बन का 6 होता है, तो टोटल कितना हो गया 14। नाइट्रोजन का भी 7 + 7 कितना है 14। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और सेम एटम नंबर है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अब अगर हम कैटायन या एनायन की टर्म में भी ले लेते हैं तो कैटायन भी जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता हो और जिसमें एनायन अगर गिवन है तो जिसमें वो कैटेगरी आ जाती है। जैसे कि हम कंसीडर कर लेते हैं O2- N3- F- एनियोन, ये सारे के सारे कैसे होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होंगे, ठीक है। कैटायन में हम क्या ले लेते हैं, जैसे Na+, Mg2+, एल्यूमिनियम 3+, वो सारे के सारे किस कंडीशन में आएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के अंदर आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज थी वो हमने डिस्कस कर ली है। इसके बाद में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पॉपुलर है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्या कहते हैं कि जो लाइट होती है वो एक तरीके से कॉन्टीन्यूअस नहीं आती, डिसकॉन्टीन्यूअस आती है, कुछ सीरीज़ के अंदर आती है। लेकिन लाइट की जो स्पीड है वो इतनी फास्ट होती है कि हमें ऐसा लगता है कि जो वो लाइट आई है वो कैसे आई है, कॉन्टीन्यूअस फॉर्म के अंदर। जैसे हम सनलाइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सनलाइट अब लगता तो इतनी स्पीड की वजह से ऐसा है कि जो सन से लाइट अर्थ पर पहुंचती है वो बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस आती है, लेकिन इनका क्या मानना है कि वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आती है, और जो स्मॉल पैकेट्स होते हैं वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उसको बोलते हैं क्वांटम, ठीक है, क्वांटम। और उनमें से जो एक पैकेट होता है, जो एक पैकेट होता है एनर्जी का, उसको क्या बोलते हैं, फोटोन। उसको क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। क्लियर हुआ। एनर्जी इज always in the form of small packets, light is in the form of small packets of energy known as quantum, और वन पैकेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ठीक है। जो लाइट होती है वो डिसकॉन्टीन्यूअस फॉर्म के अंदर आती है, कॉन्टीन्यूअस नहीं होती है। उसके बाद में है जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, इसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 6.22 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आती है यहाँ पर 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ये जो वैल्यू है यहाँ पर इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली होता है NH²। एन यहाँ पर जो नंबर की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स 1 है। तो ये जो वैल्यू है ये किसके लिए है, 1 फोटोन के लिए है। ये एनर्जी किसके लिए है, 1 फोटोन के लिए है। अब जो हमें ज़्यादा फोटोन की वैल्यू निकालनी होगी तो वहाँ पर क्या पुट करेंगे, n नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि क्वेश्चन लिख लेते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, calculate the energy of 1 mole of photon having wavelength 400 nanometer per photon।
लैम्डा इज गिवन टू 400 नैनोमीटर पर फोटोन। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो किस में है, फ्रीक्वेंसी के अंदर है। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब जब यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे E इज इक्वल टू एच, इस न्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना है, लैम्डा के अंदर, वेवलेंथ के अंदर, एंड न्यू इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, C बाय लैम्डा, सॉरी C बाय लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। तो यहाँ पर हम HC बाय लैम्डा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये C क्या होता है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, स्पेशली सनलाइट के लिए होता है। H की वैल्यू भी कांस्टेंट है, 6.62 × 10⁻⁻34, और फॉर्मूले के अंदर हमारे पास यहाँ क्या था, NHC बाय लैम्डा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा। N उसने क्या बोल रखा है, 1 मोल ऑफ फोटोन, फोटोन की वैल्यू दे रखी है 1 मोल। ठीक है, 1 मोल में कितने फोटोन्स हो सकते हैं, या कोई भी पार्टिकल्स की बात करता है तो 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एंड एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 लिखो या 6.02 लिखो, इंटू 10⁻23 प्लस 23 होता है, ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, एंड लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, मीटर के अंदर हैं, तो हमें जो इसकी वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू, वो किस में दे रखा है, नैनोमीटर के अंदर दे रखा है। तो नैनोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻9, 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं, 4 × 10⁻⁷ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मीटर 4 × 10⁻⁷ ठीक है, यहाँ से आपके पास वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरीके से हम एनर्जी ऑफ 1 मोल कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास मेटल की सरफेस है और उस मेटल की सरफेस पर हम क्या करते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट को वहाँ पर एक तरीके से अप्लाई करवाते हैं, तो जो मेटल की सरफेस पर मेटल है तो वहाँ पर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को गेन करते हैं और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। ठीक है, जिस वैल्यू के साथ में, जिस एनर्जी के साथ में वो जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको बोलते इंसिडेंट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। ये जो एमिशन हुआ है यहाँ पर मॉलिक्यूल में, अब देखो जो हमने एनर्जी वहाँ पर डाली है, मान लिया हमने स्टार्टिंग में 10 किलो जूल एनर्जी है। ठीक है, और जो ये मेटल सरफेस है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी भी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को पुट करवाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा देगा, इजेक्शन हो जाएगा। हर एक मेटल सरफेस की अपनी टेंडेंसी होती है। ठीक है, और वो टेंडेंसी उसको हम क्या बोलते हैं, जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए, इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मिनिमम एनर्जी, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब जैसे मान लिया इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी इसको वो 7 किलो जूल थी। अब 10 किलो जूल की एनर्जी हमने वहाँ पर पुट करवाई थी। 7 किलो जूल की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी वहाँ से इजेक्शन के लिए। तो जो 3 किलो जूल है वो कहाँ पर यूज़ हुई है? दैट विल बी यूज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक तरीके से जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की उस पर, और जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो किस पर डिपेंड करेगी? देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक तरीके से वर्क डन जो हर एक मेटल्स का डिफरेंट होता है, फिक्स्ड होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर क्या कहेंगे इसको? वर्क डन कहेंगे। इसको डिनोट करते हैं एच न्यू नोट से, ठीक है। और एच न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट जिस फ्रीक्वेंसी से आई है दैट इज एच न्यू, और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क डन है वो क्या है? एच न्यू नोट। एच न्यू नोट ऑल ओवर ये कैसे निकलती है? वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर हम ये कहें न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड न्यू नोट क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड जो इजेक्शन के लिए रिक्वायर्ड थी वो थी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करा रहे हो, मान लो 7 किलो जूल इसको एनर्जी रिक्वायर्ड थी इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए और हम प्रोवाइड करा रहे हैं 6। इसका मतलब यही हुआ कि न्यू नोट क्या है हमारे पास? 7 किलो जूल, 7 किलो जूल है, और न्यू वैल्यू क्या है हमारे पास? 6 किलो जूल। तो 7 किलो जूल रिक्वायर थी कि मिनिमम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए, और हमारे पास कितनी है? 6 किलो जूल है। तो क्या इजेक्शन होगा? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस में कई बार इस तरीके से दिया जाता है कि आपको लगेगा न्यूमेरिकल, हमने तो न्यूमेरिकल फॉलो करना है, लेकिन आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो उसने न्यू नोट है या न्यू है, या इस टर्म में दे रखा है एच न्यू और एच न्यू नोट, इस टर्म में अगर गिवन है तो ये वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू अगर ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेशियम है, रुबीडियम है और सीजियम है, ये 3 मेटल्स हैं हमारे पास, इनको आप वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग, जो वर्क डन है या जो वर्क फंक्शन है हमारा, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ये जो वर्क डन है ये वर्क फंक्शन है, सॉरी वर्क फंक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वर्क फंक्शन, ठीक है। अब इनडायरेक्ट वे में हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी किस चीज़ का इंडिकेशन है कि वो कितने इजीली इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ठीक है, कितनी कम एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से इजेक्ट कर सकता है। या हम ये बोल सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है एक तरीके से वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। अगर किसी मेटल की इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली होल्ड किए नहीं हुई है, उसका साइज़ इतना बड़ा, अभी यहाँ देखो पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, जो पोटेशियम होता है उसका साइज़ इतना है, रुबीडियम का इतना है और सीजियम का इतना है। तो यहाँ साइज़ ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया आउटर मोस्ट शेल से, इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ से निकल सकता है क्योंकि होल्डिंग जो है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर कम है। होल्डिंग कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन यहाँ से इजीली पॉसिबल है। तो अब उससे यही पूछा हुआ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए, उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है कि आप अरेंज करो। अब पहले हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पता होना चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी? किसकी ज़्यादा होगी? जिसका साइज़ कम है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी? जिसका साइज़ कम है, वहाँ ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी पोटेशियम की, उसके बाद किसकी होगी? रुबीडियम की, और सबसे कम किसकी होती है? सीजियम की होती है।
अब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत कम है या वर्क फंक्शन बहुत कम है, बहुत कम एनर्जी देने पर ही इसमें से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसीलिए हम सीजियम को जो फोटोवोल्टेइक सेल्स होती हैं उनके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, सोलर सेल्स होती हैं या फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होता है, तो इसी लेस वर्क फंक्शन की वजह से, लोवेस्ट वर्क फंक्शन की वजह से इसका यूज़ वहाँ पर होता है। अब आपसे कई बार वो ग्राफिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो इजेक्ट होकर के बाहर निकले हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी की, किसकी, फ्रीक्वेंसी के इंसिडेंट रेज की, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, याद रखना है किसके, इंसिडेंट लाइट के। किस तरीके से, अब देखो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की होगी उतनी ही स्पीड से आएंगे। जैसे हमारे पास में कोई बहुत ही बड़ी बॉल है और हम किसी पेपर को मारने की कोशिश कर रहे हैं, पेपर रखा हुआ है, पेपर की बॉल रखी हुई है, या उससे जो लेस वेट के अंदर हमारे पास में बॉल रखी हुई है, जितनी बड़ी वेट की हमारे पास बॉल होगी, हमारे पास पत्थर होगा, एक तरीके से मानो पत्थर का वेट ज़्यादा होता है, तो जितना उसका वेट ज़्यादा होगा और जितनी तेज़ी से हम उसको मारेंगे, जितनी तेज़ी से हम उसको मारेंगे वो बॉल उतनी ही स्पीडली आगे जाएगी। और स्पीडली ही क्या चीज़ होती है, काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन होता है वही क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी, इंसिडेंट रेज की इंटेंसिटी होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास, उतना ही ज़्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बाहर निकलने के लिए। तो कई बार पूछा जाता है ग्राफिकल फॉर्म के अंदर काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की, ठीक है, इंसिडेंट लाइट कहो या इंसिडेंट रेज कहो, तो इनमें क्या रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी किसके साथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी की, और फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, तो स्टार्टिंग में ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है। अब इस डायरेक्शन में जाएंगे, इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगी, ये चीज़ बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगी, इन दोनों का पॉइंट इधर आएगा। फिर यहाँ अगर चले गई है तो यहाँ भी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी जो यहाँ पर जाकर के मिलेगी, इन दोनों लाइनों को अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ जाकर मिलती है, यहाँ और वैल्यू बढ़ गई है तो ये भी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी भी साथ साथ इंक्रीज कर रही है, इनको मैच करेंगे तो ये कुछ ऐसी आएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसके अंदर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा आता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक एनर्जी किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, ठीक है। फिर पूछा जाता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये तो था स्पीड ज़्यादा किसकी होगी, उसके बाद पूछा जाता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, स्पीड की बात थी, अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा निकलेंगे, अब इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी। ये जो इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं, ये मान लो कि हम उतनी ज़्यादा रेज को पास कर रहे हैं, सिर्फ एक रे आएगी तो वो कितनों को निकाल सकती है, कम को निकालेगी। हमने यहाँ पर 20 ऐसी इंडिकेशन बना दी है, ये हमारा सिर्फ इंडिकेट करने का तरीका है, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। जो शार्पनेस होती है, जैसे धूप तेज होती है तो यानी ज़्यादा पार्टिकल्स वहाँ पे आए होंगे, कम है तो कम पार्टिकल्स आ पा रहे हैं, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इंटेंसिटी को। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, ध्यान रखना है, यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है और यहाँ पर वो इंटेंसिटी की बात कर रहा है दोनों ही क्या, इंसिडेंट लाइट की। लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ भी अगर इनके बीच में ग्राफ पूछा जाता है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ करेगी, एक चीज़ डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो ये क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर क्या होगा, इंटेंसिटी। इनके बीच में भी ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट आएगा। क्लियर हो गया। अब वो क्या कर देता है, कई बार क्वेश्चंस को मोल्ड कर देता है, किस तरीके से, क्योंकि कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को हमेशा ऐसे ही कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है या फ्रीक्वेंसी पे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड आउट होते हैं
वो इन दोनों में से किस पे डिपेंड करते हैं। तो इसी का फ़ायदा एग्जामिनर उठाता है, आपसे पूछता है यही कि नंबर ऑफ, यहाँ पर पूछ लेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब काइनेटिक एनर्जी का और इंटेंसिटी का तो कोई रेशो है ही नहीं, कोई रिलेशन है ही नहीं। जब दो चीज़ों के बीच में, जिनके बीच में ग्राफ प्लॉट करने को वो बोल रहा है, अगर उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो इंडिपेंडेंट अगर होते हैं तो वहाँ पर जो ग्राफ आता है वो इस तरीके का आता है, ठीक है। जैसे इंसान जब तक जिंदा होता है, जब तक बॉडी कोऑर्डिनेट कर रही होती है तो हार्ट बीट में कुछ ना कुछ इस तरीके से चेंजेस आते हैं, ठीक है। जब बॉडी एक और सोल एक दूसरे का कनेक्शन तोड़ देते हैं, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं सोल और बॉडी, उस टाइम पर जो हार्ट बीट होती है वो कैसी होती है, ऐसे। तो इंडिपेंडेंट का साइन ये होता है, या यहाँ पर वो कर लेता है इस तरीके से, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ वो इंटेंसिटी के प्लेस पर क्या रख देता है, फ्रीक्वेंसी को रख देता है। तो भी ग्राफ कैसा आएगा, इंडिपेंडेंट आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा। क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इससे पहले हमने क्या किया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या किया था कि जो लाइट्स होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, डिसकॉन्टिन्यूस होती हैं, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में होती है एनर्जी के, और उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं, क्वांटा या क्वांटम बोलते हैं। उसी क्वांटम की वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब उन पैकेट्स में से अगर हम एक पैकेट को उठा लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। अब एनर्जी के बीच में, एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी की, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लैम्डा के। ये रिलेशन होता है, लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का इन्वर्सली रेशो होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे से। एक चीज़ इंक्रीज करेगी तो दूसरी चीज़ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो अगर हमें यहाँ पर वेवलेंथ की फॉर्म में रिलेशन निकालना है तो इसके लिए वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर देंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ई इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर न्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। इनकी हेल्प से हमारे पास जो भी क्वेश्चन दे देगा तो वो किसी दो की वैल्यू दे देगा आपको, इसमें दो की वैल्यू दे देगा, थर्ड की निकालेगा, इसमें किन्हीं तीन की वैल्यू दे देगा, आपसे एक की वैल्यू पूछ लेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन, आपका कोई मिस नहीं होगा, क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेसिकली डिपेंड करती है कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है, स्मॉल पार्टिकल फॉर्म में, इसी वजह से वो पैकेट्स की फॉर्म में जाती है। डिसकंटिन्यूस होने का मतलब क्या हुआ कि वो पार्टिकल है, कहीं पर प्रेजेंट है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर गायब है वो, और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से, जैसे कि कई बार हम ये कहें कि ओले जो गिरते हैं वो उनकी स्पीड कम होती है तो हमें दिखता है कि एक ओला जो अभी गिरा, अगर उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए, वो रुक ही नहीं रहे हैं, लाइन में आ रहे हैं, तो हमें लगेगा कि कॉन्टिन्यूसली एक तरीके से लाइन जुड़ गई है स्काई के साथ में और अर्थ के साथ में, जो वहाँ पर कंटिन्यूटी को शो करता है। तो स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो हमें इसी वजह से ऐसा लगता है कि जो लाइट्स होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, लेकिन होती किस तरीके से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आती है, डिसकॉन्टिन्यूस होती है, ठीक है। और उसके बाद में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि हर एक मेटल की एक कुछ एनर्जी होती है, कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जब उसको मिल जाती है, इसीलिए उसको बोलते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी की एनर्जी। जब उस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी उसको मिल जाती है तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जितनी एनर्जी सप्लाई की जा रही है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, अगर वो कम है जितनी सप्लाई की जा रही है तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। और उसमें हमने क्या किया था, उस रिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए एच न्यू इज इक्वल टू, तो जो फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो वर्क फंक्शन होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ये एग्जाम्पल भी हमने लिया था। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट क्या होती है, जो शुरू में आई हुई रेज है, जो गिरी हो उस टाइम पर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले होंगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी के। ग्राफिकल फॉर्म में पूछ लिया जाता तो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं तो इनका ग्राफ कैसे आएगा, लीनियर आएगा। क्लियर हो गया। तो जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की थी वो, उसके बाद में हमने डिस्कस किया है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एंड फाइनली डिस्कस किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि बोहर मॉडल वगैरह है, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसको डिस्कस कर लेंगे।
अब यहाँ पर एक थोड़ा सा और है कि अगर इसमें हम एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट, अगर काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, हाउ विल यू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो यहीं पे रहेगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी, यानी एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। और इसको मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, एच कॉमन है दोनों में, न्यू माइनस न्यू नोट, ठीक है। तो यहाँ तो ये फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग है। अगर वो पूछ लेता है वेवलेंथ में, वेवलेंथ में पूछ लेता है तो हम कैसे लिखेंगे, एच न्यू के प्लेस पे क्या लिखेंगे, सी बाय लेमडा माइनस सी बाय लेमडा नोट, ठीक है। क्योंकि सी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, ये भी कांस्टेंट होती है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, एच सी 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नोट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यहाँ से कई बार वो आपसे इसके बारे में पूछ लेता है, फाइंड आउट द वी। अब देखो v की वैल्यू निकालनी है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब ये चीज़ उधर जाएगी, डिवीज़न में है तो मल्टीप्लाई में, 2hc 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नोट। m जो है मल्टीप्लिकेशन में था, ये कैसे आ जाएगा, डिवीज़न के अंदर आ जाएगा, ये स्क्वायर में है। और अगर हमें v की वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी की, तो फिर क्या होगा इसका, अंडर रूट 2hc बाई m 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नोट अंडर रूट, ठीक है। तो ये लैम्डा के रिगार्डिंग पूछ ले जाता है। अगर यहाँ पर भी वो फ्रीक्वेंसी बोलता है तो यहाँ पर इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, न्यू, और इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, न्यू नोट आ जाएगा। तो ये जो v है, वेलोसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर फ्रीक्वेंसी में पूछा जाता है तो न्यू माइनस न्यू नोट का अंडर रूट, या फिर हम क्या कहेंगे, अंडर रूट 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नोट, ठीक है। तो ये जो 2-3 टॉपिक थे इम्पॉर्टेंट हैं, उसको अच्छे से समझ लेना, कोई प्रॉब्लम है तो बताना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसको ई स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।